आप सभी ने एक्सरेज के बारे में तो सुना ही होगा। आज के समय विज्ञान का ये चमत्कार हर दिन लाखों लोगों की बीमारियां बताता है। इसने भले ही लोगों के लिए मेडिकल के चमत्कारी दरवाजे खोल दिए हों, पर आज सूचना कॉलोनी से मिली सूचना के मुताबिक दुनिया की सबसे महान महिला वैज्ञानिक की जान एक्सरेज से जुड़े उनके रेडियोलॉजिकल वर्क ने ही ले लिया था। इन महान शख्सियत का नाम है मैडम क्यूरी। मैरी क्यूरी नोबेल पाने वाली दुनिया की पहली महिला वैज्ञानिक थी। इनके नाम के साथ 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड यानी 2 अलग अलग एरिया में नोबेल पुरस्कार पाने का भी रिकॉर्ड है। मैरी क्यूरी पेरिस विश्वविद्यालय की पहली महिला प्रोफेसर भी थी। इसके साथ ही वह फिजिक्स सोल्वे काउंसिल और मेडिसिन अकेडमी की सदस्य भी थी। विज्ञान के अलावा मैरी क्यूरी ने अपनी जीवन यात्रा में भी कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 1867 में पोलैंड के वॉर्सो में जन्मी मैरी गणित और विज्ञान की होनहार छात्रा थी। इनके जन्म के समय रूस का पोलैंड पर कब्जा था। उस समय पोलैंड की यूनिवर्सिटी में लड़कियों को हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिलता था, जिसके चलते मैरी ने अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म करने के बाद पोलैंड छोड़कर साल 1891 में पेरिस के सोर्बोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अपने पूरे एजुकेशन टाइम में मैरी ने न केवल सोशल प्रॉब्लम बल्कि पैसों की दिक्कत को भी झेला, जिसे कम करने के लिए वह ट्यूशन देती थी। मैरी ने फिजिक्स में साल 1893 में मास्टर डिग्री और साल 1894 में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। साल 1894 में मैरी ने स्टील्स के चुंबकीय गुणों पर एक अध्ययन शुरू किया। इसी दौरान इनकी मुलाकात फिजिसिस्ट और चुंबकत्व के विशेषज्ञ पियरे क्यूरी से हुई, जो उस समय पीजो इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व और समरूपता के आविष्कार के चलते जाने जाते थे। दोनों ने साल 1895 में शादी कर ली। इसी समय साल 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि बिना बाहरी ऊर्जा के यूरेनियम कुछ रेस छोड़ सकता है, जिसे बैकरेल रेज नाम से जाना जाने लगा। इस रेस की स्टडी के लिए मैरी ने हेनरी बैकरेल से कांटेक्ट किया। मैरी ने इस तरह की डिफरेंट रेंज वाली प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। इसके बाद पियरे और मैरी ने साल 1898 में स्टडी के दौरान 2 नए रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट पोलोनियम और रेडियम की खोज की। विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु और पदार्थ से जुड़े इस नए कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट के लिए साल 1903 में पियरे और मैरी क्यूरी को हेनरी बैकरेल के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कहा जाता है कि उस समय मैरी को नोबेल के लिए अवॉइड कर दिया गया था। जब पियरे ने उनके कंट्रीब्यूशन की बात कही तो उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसके बाद क्यूरी दंपति ने रेडियम को अलग करने की एक विधि पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान 19 अप्रैल साल 1906 को पेरिस में एक रोड एक्सीडेंट में पियरे क्यूरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैरी को सोर्बोन यूनिवर्सिटी में पियरे क्यूरी के कोर्स को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद ही ये फ्रांस की पहली फीमेल प्रोफेसर बनी। इस समय अपनी 2 बेटियों की जिम्मेदारियों के साथ भी मैरी ने अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखा था। साल 1911 में मैरी ने अपनी योग्यता फिर से दिखाते हुए फिर से नोबेल जीता। ये नोबेल इस बार फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री में जीता गया था। इस बार मैरी ने रेडियम को अलग करने की एक विधि ढूंढ ली थी। इसके बाद मैरी क्यूरी ने रेडिएशन और इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट से जुड़ी स्टडी के लिए एक बड़ी लेबोरेटरी बना ली थी। पेरिस में बने इस रेडियम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन साल 1914 में हुआ था। उनकी लेबोरेटरी रेडियो एक्टिव बॉडीज और रेडिएशन से कैंसर को खत्म करने की दिशा में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल थी। मैरी ने मानवता के प्रति ड्यूटी निभाते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ्रंट डॉक्टर्स के लिए रेडियोलॉजी विभाग बनाया। इसके अलावा उन्होंने लिटिल क्यूरीज कही जाने वाली रेडियोलॉजिकल कार को भी बनाया। ये एक ऐसी कार थी जिसमें एक एक्सरे मशीन और फोटोग्राफिक डार्क रूम टूल्स होते थे। इसे सीधे युद्ध के मैदान तक ले जाया जा सकता था, जहां सेना के सर्जन अपनी सर्जरी को गाइड करने के लिए एक्सरे का यूज करते थे। दुर्भाग्य से उस समय रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, जिसके चलते 4 जुलाई 1934 को फ्रांस के सेवॉय में अप्लास्टिक एनीमिया से मैरी क्यूरी की मृत्यु हो गई। अप्लास्टिक एनीमिया खून की एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा समय तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने से होती है। मैरी की नोटबुक आज भी फ्रांस बिब्लियोथीक नेशनल लाइब्रेरी में शीशे से बने बक्सों में रखी गई है। ये नोटबुक आज भी इतनी रेडियो एक्टिव है कि इन्हें देखने के लिए प्रोटेक्शन गियर यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो वस्तुएं रेडियम 226 से दूषित होती हैं वो अगले 1600 सालों तक अफेक्ट कर सकती हैं। यही नहीं, उनका शरीर शीशे के ताबूत में दफनाया गया था और उनके सामान, कपड़े, फर्नीचर, कुक बुक और प्रयोगशाला नोट्स 100 सालों बाद अभी भी रेडियो एक्टिव है।
वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।